हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे ठोस अवस्था का भाग 8, जिसमें हम जानेंगे संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया उस वीडियो का पूरा फुल नोट्स, उसे आप लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। वेरी नाइस, थैंक। तो देखिए, हम लोग संकुल और संकुलन के बारे में जानेंगे कि निविड़ संकुलन, जिसको आप निविड़ संकुलन के नाम से जानते हैं। निविड़ संकुलन, आप निविड़ तो समझते हैं, बंद संरचना। बंद, निविड़ मतलब बंद होता है, संकुल का मतलब संरचना। ये संकुल बना कौन रहा है? अवयवी कण, ठोसों के कण। जो कण है वही संकुल बना रहे। तो जब मान लीजिए कण जब चारों तरफ से बंद संरचना बनाते हैं, चारों तरफ से बंद संरचना बनाते हैं, देखिए चारों तरफ से बंद संरचना है, तो इसी को संकुल कहा जाता है। संकुल, इस गुण को संकुलन कहा जाता है। तो कणों द्वारा बनाई गई बंद संरचना को ही निविड़ संकुलन कहा जाता है या संकुलन कहा जाता है। तो इसमें कण कितना स्थान घेर रखे हैं, इस संकुल में कितना खाली है और कितना स्थान घेर रखे हैं। निश्चित है कि कितना भी घेरते हैं तो कुछ न कुछ स्थान खाली रह जाता है। जैसे परमाणु चारों तरफ से घेरे हैं तो यहाँ पे खाली स्थान बच जा रहा है। तो खाली स्थान छोड़ के कितना स्थान घेर रखे हैं, जितना स्थान घेर रखे हैं वही उनका क्षमता होता है, यानी संकुलन क्षमता। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो स्थान घेरने का मतलब ही होता है आयतन। स्थान घेरने का, आयतन का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन होता है। या सिंपल सा हम बोल देते हैं कि वस्तु के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वही उसका आयतन होता है। आयतन में मतलब क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल में हम केवल लंबाई और एक चौड़ाई देखते हैं। जब आयतन की बात होती है तो हम उसका ऊपर का भी स्थान देखने लगते हैं कि ऊपर कितना घेर रखा है। क्षेत्रफल की बात होती है तो हम समतल में देखते हैं कि कितना नीचे घेर रखा है। जब आयतन की बात होती है तो हम ऊपर भी देखने लगते हैं, यानी तीसरा बीमा हम देखते हैं। यानी आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल होता है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि संकुलन क्षमता सिंपली कि एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है, क्योंकि उन्हीं कणों से संकुलन बन रहा है, तो कितना स्थान घेर रखे हैं, उनके द्वारा घेरे गए स्थान का प्रतिशत बताएंगे, वही हो जाएगा संकुलन क्षमता। तो घेरे गए स्थान को ही आयतन कहा जाता है। तो कैसे निकालेंगे संकुलन क्षमता? तो कुल अवयवी कण कितना घेर रखे हैं जगह उस एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में कितना जगह छेद रखे हैं, यानी कुल अवयवी कणों का आयतन बटा में उस एकक कोष्ठिका का आयतन। 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। आप इस बात को एक और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा एग्जाम्स होता है 500 का या 600 का, तो उसमें हम जितना लाते हैं 400, 200, 300, तो हमें अपने रिजल्ट का प्रतिशत बताना कि हमारा प्रतिशत कितना है रिजल्ट में। तो हम 100 से गुणा करते हैं और ला देते हैं 80%, चाहे कुछ भी। तो ये परसेंट हम कैसे पता करते हैं? जितना था उसमें हमारा कितना आया, यानी था तो 500 लाना, लेकिन उसमें हमारा आ पाया कितना? 400 ही आ पाया। यानी हमारी क्षमता कितनी है लाने की? 500 में केवल 400 ही लाने की, यानी हमारी क्षमता कितनी है? तो 80% है। उसी तरह घन तो बहुत है, चौकोर में घेरता है जगह, उसमें तो जगह बहुत होते हैं, लेकिन परमाणु एडजस्ट उतना नहीं कर पाते। तो कितना एडजस्ट कर पाते हैं? जितना एडजस्ट कर पाते हैं एकक कोष्ठिका में कितना एडजस्ट किया परमाणु, उसका हम जब 100 से गुणा कर देंगे तो उसका संकुलन क्षमता हो जाएगा। इस बात को नोट कीजिए, तब हम एक एक करके निकालेंगे। एससीसी में कितने, उनका संकुलन क्षमता कितना होता है, एचसीपी का कितना होता है, सीसीपी का कितना होता है, एफसीसी का कितना होता है, बीसीसी का कितना होता है, सब देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम एक एक करके देख लेते हैं।
अब हम लोग पहला देख लेंगे, आते एकक कोष्टिका या सरल घनीय जालक में यानी SCC का संकुलन क्षमता कितना होता है, इनको एक एक करके हम निकाल लेंगे। आद्य एकक कोष्टिका के बारे में आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि इसमें होता क्या है कि केवल कण कोनों पर ही रहते हैं, 8 कोनों पर। तो यहाँ पे मैं इनको बना लेता हूँ। यहाँ चूँकि ज्यामिति अच्छी हो इसलिए हम परमाणु को बिंदु रूप में दिखाते हैं और थोड़ा उनका दूरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो दूर दूर रहता नहीं है, सभी पास पास में ही सटे रहते हैं। लेकिन हम ज्यामिति बनाने के लिए ही इनको बिंदु ले लेते हैं और दूर दूर थोड़ा दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि घन का जो किनारा होता है, घन किससे बना है, वर्ग से बना है। तो वर्ग की सभी लंबाइयाँ बराबर होती है, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो घन भी वर्ग से ही बना होता है। तो इधर का अगर लंबाई a है तो इधर का भी लंबाई a होगा, ऊपर का भी लंबाई a होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो तीनों लंबाइयाँ a होंगी। हम इसे क्यों निकाल रहे हैं, तो क्योंकि घन का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस एकक कोष्टिका का आयतन निकालने के लिए हमें भुजा जरूरी है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन, क्योंकि एकक कोष्टिका घन जैसा है, घन का आयतन हम लोग जानते हैं। आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। घन आपका आयतन सुना होगा, लेकिन घन में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक 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 इनको तीनों को जोड़ेंगे तो एक ही हो जाता है, यानी घन का आयतन एक ही होता है। आप इसे जानते भी होंगे। अब चूंकि हमें घन के आयतन के साथ साथ परमाणु का भी आयतन चाहिए, जो इसमें परमाणु एडजस्ट हैं 8 कोनों पर, इनका भी आयतन चाहिए। तो कैसे इसका आयतन निकलेगा, तो इस परमाणु को, क्योंकि परमाणु सभी सटे रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं इनको निविड़ संकुलित बनाऊं तो सभी परमाणु आपस में सटे रहते हैं, दूर दूर नहीं रहते हैं। इसी के अंदर बन रहे घन को हम लोग इसकी ज्यामिति को अलग करके समझने के लिए अलग अलग कर लेते हैं, दूर दूर कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये सटे रहते हैं। तो यहाँ पे हम इनके संकुलन क्षमता को निकालने के लिए थोड़ा स्पष्ट परमाणु को बना लेते हैं। तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से ये आधा भाग, इसका इधर से आधा भाग आएगा, तो ये इधर का बनेगा और ये उधर का बनेगा। इधर परमाणु को नहीं लेना क्योंकि इन्हीं दो से हमारा काम चल जाएगा। तो घन का आयतन एक ही होता है, तो इसका भुजा हमें जरूरी है। गोले का आयतन, क्योंकि परमाणु एक गोला माना जा रहा है। गोला क्या होता है, तो गोला एक तो वृत्त होता है, ठीक। वृत्त को जब हम, वृत्त में केवल एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, वृत्त एक सतह पे बनता है केवल। लेकिन जब हम इसका तीसरा बीमा भी ले लेते हैं, यानी जब हम 3 बीमा में इसको घुमा देते हैं इस तरह, तो इधर भी आ गया, एक नीचे गहराई भी इसका बन गया, एक नीचे ऊपर कर देता हूँ। अभी तक तो जब सतह पर लेते हैं तो केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, जब 3D बनाते हैं तो ऊंचाई भी आ जाता है इसमें। तो चूंकि गोला 3D होते हैं, 3D में, तो इनका आयतन कैसे निकालते हैं, तो इनके भी त्रिज्या का, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई ही होता है आयतन, इनके भी तीनों त्रिज्याओं का गुणा हो जाता है और R³ हो जाता है। एक गोला का आयतन नहीं होता, ये तो स्वाभाविक है। ये आयतन यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि आयतन तीनों बीमा के समानुपाती होते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। तो घनाभ का आयतन इतना बिल्कुल बराबर हो जाता है, यानी घनाभ का आयतन बराबर करते हैं तो केवल 1 से गुणा कर देते हैं, घन का आयतन भी बराबर लेते हैं तो केवल 1 से गुणा कर देते हैं, एक ही हो जाता है। लेकिन गोले का आयतन बराबर करना होगा तो R³ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें 4/3 पाई लेना पड़ता है बराबर करने के लिए। ये जब हम ले लेते हैं तो ये आ जाता है। ये कैसे आता है, तो उसके आयतन में 4/3 पाई से भाग करने पर
आर क्यू के समानुपाती एक नियतांक आता है, सॉरी इससे भाग नहीं करना होता है, आर क्यू से भाग करने पर किसी गोले के आयतन में अगर आर क्यू से भाग करेंगे तो एक नियत मान आएगा जिसको नियतांक कांस्टेंट बोलते हैं। वही कांस्टेंट इतना आता है, इसी को रख देते हैं तो ये आयतन के बराबर हो जाता है। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जा रहा, हमें यहाँ पे संकुलन क्षमता से लेना देना है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधी मान लेंगे कि इस गोले की त्रिज्या r है, उधर वाले गोले की भी त्रिज्या r है, हमको यहीं तक देखना है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि घन के एक किनारे में दो त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे संबंध भी मिल रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे एक संबंध मिल गया कि a बराबर 2r, a बराबर 2r मिल गया हमें, या हम r बराबर a बटा में 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आयतन निकालते समय दोनों विमाएं बराबर होनी चाहिए, तभी हम कटा के आयतन निकाल पाएंगे, आयतन नहीं क्षमता। अब देखिए हमें ये बात पता चल गया, अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता, इसलिए संकुलन क्षमता बराबर, नीचे में लिख लेता हूँ। तो क्या होगा संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ पे तो मैंने बताया ना संकुलन क्षमता होता है एका कोष्ठिका का आयतन, ऊपर रहेगा परमाणु का आयतन और बटे में एका कोष्ठिका का आयतन। कुल कितने परमाणु है पहले ये पता करना पड़ेगा। मैंने बोला था कि संकुलन क्षमता बराबर होता है कुल परमाणुओं का आयतन बटा में एका कोष्ठिका का आयतन। ये एका कोष्ठिका है, इसमें कुल कितने परमाणु होते हैं? 8 नहीं, ये तो केवल कोने पर उपस्थित रहते हैं। एकक कोष्ठिका के अंदर कितना भाग लेता है, तो हमने बताया था कि कोने पर स्थित परमाणु का 1/8 भाग ही अंदर रहता है एकक कोष्ठिका के, और 8 से आप गुणा कर तो कोने पर कुल 8 परमाणु है, तो उनका 1/8 भाग निकालेंगे तो केवल एक परमाणु ही इस एकक कोष्ठिका के अंदर रहेगा वास्तव में। इसे आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। यानी जेड का मान निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे जेड लिख देता हूँ। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या निकालना पड़ेगा, जेड का मान आ जाता है यहाँ पे 8 गुणे 1/8 बराबर कटा देंगे 1 आ जाएगा। जेड का भी मान हमें चाहिए। गोले का आयतन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो एक संकुलन क्षमता बराबर हम लोग जानते हैं कि एकक कोष्ठिका में स्थित कुल परमाणुओं का आयतन। कुल परमाणु कितना है? केवल एक ही है। और एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, इतना होता है आयतन। एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। कुल कितने गोले हैं इसमें? केवल एक ही आ रहा है। कुल कितने परमाणु है? गोले तो 8 हैं, लेकिन अंदर कितने परमाणु है? केवल एक ही परमाणु। तो 1 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक का आयतन इतना होता है। कुल का आयतन निकालने के लिए जितना परमाणु है उतना से गुणा करना पड़ता है। चलिए अब एकक कोष्ठिका का आयतन की बात कर लें। तो एकक कोष्ठिका घन जैसा है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू। संकुलन क्षमता में हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा भी कर दिए। अब हम आगे हल करते हैं इसको। आगे देखिए इनको, ये इसमें गुणा होगा वही रह जाएगा 4/3 पाई। आर का मान हम लोग रहने देते हैं, आर को उसी तरह। हम जो ए क्यू है यहाँ पे, ए क्यू नीचे हम देख रहे हैं कि ए में 2r है। ए जो है दुगुनी त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पे हम ए का मान 2r ले लेंगे और उसका क्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए पर 3 है तो हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो इनका टोटल भी 3 लेना पड़ेगा। क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? ताकि ऐसा मैंने क्यों किया है, एक की जगह पर मैंने आर क्यों लिया? ताकि हम कटा सकें। ऊपर भी आर है तो नीचे भी आर ला के कटा सकें, इसलिए हमने इस संबंध को निकाला। गुणे 100 कर देंगे। आगे हल कीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। यहाँ पे हल करते हैं। 4/3 पाई आर क्यू और बटे ये, इसका 3 बार करना है, यानी 2r को 3 बार लेना है।
इनका 3 बार आपस में गुणा करना है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। ये आर भी 3 बार है, एक आर, इसके ऊपर घात जुड़ जाते हैं। गुणा में जब कोई चर राशि होता है तो उनका घात जुड़ जाता है, तो 3 आर हो जाएंगे, यानी आर क्यूब, 8 आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 आर क्यूब और गुणे 100। अब देखा जाए यहाँ पे तो ऊपर भी आर क्यूब, नीचे भी आर क्यूब, ये कट जाएगा, कटा दिया हमने। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 से 8 भी कट जाएगा, इसको भी कटा देते हैं 2 बार में। चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं। तो वो आ गया 1/3, चूँकि 4 यहाँ से हट गया तो केवल 1/3 बचा। फिर पाई का मान हम लोग लेते हैं 3.14, 3.14 ही लीजिएगा, इससे आसान रहेगा मान निकालना। फिर गुणे 100 है और नीचे कितना है, नीचे 2 है। ठीक, अब देखिए इस 2 को ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1/3 में 2 से भाग लग रहा है, यानी 1/3 में 2 से भाग लग रहा है, भाग गुणा में बदल जाता है और 1/2 हो जाता है। 2 का नीचे जो 1 था वो ऊपर चला जाता है, तो 3 दूना के 6, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/6 गुणे 3.14 गुणे 100। अब इस मान को गुणा कीजिएगा, अभी 100 से मत कीजिएगा, अभी इस मान को केवल इतना से ही गुणा कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह समझने के लिए, 3.14/6 गुणे 100। इसको आप हल कीजिएगा तो आएगा 0.524 गुणे 100। तो कभी कभी परीक्षा में 100 नहीं देता है, कभी केवल इतना ही दे देता है। तो याद रखेंगे कि एससीसी का संकुलन क्षमता इतना भी कहीं कहीं दे सकता है ऑप्शन में। अगर 100 से गुणा करते हैं तो पॉइंट चलाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 52.4%, यानी अर्ध एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता 52.4% होता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे घन में ये जो सरल एकक कोष्ठिका के परमाणु है कितना जगह छेकते हैं, 52.4% जगह छेकते हैं। तो खाली स्थान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट करके खाली स्थान लिख लेंगे, खाली स्थान का प्रतिशत। वो तो आप समझ रहे बात। तो 100 में से हम घटा लेंगे, क्योंकि 100 में ही निकाला जाता है, 100 से घटा लेंगे तो जितना है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.0 से घटेगा 4 तो आएगा 6 पॉइंट। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 47.6% स्थान खाली होगा। ये भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस बात को आप नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे HCP और CCP का संकुलन क्षमता, उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसमें षटकोण डिजाइन का ऊपर षटफलक के नीचे षटफलक के फिर एकक कोष्ठिका बनता है। और जो CCP होता है जो घनीय होता है, चाहे उसको FCC भी बोलते हैं, यानी कोनों के अलावा 6 फलकों पर भी कण उपस्थित रहते हैं। तो उस CCP या FCC दोनों की बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो CCP है FCC दोनों एक ही चीज़ है, और जो HCP है HCP इनकी संकुलन क्षमता बराबर होती है। इसीलिए हम अगर किसी एक का भी निकाल देते हैं तो अन्य सभी का निकल जाता है। तो हम लोग FCC का ही निकालेंगे, क्योंकि FCC का ज्यामिति बनाना आसान होता है। चलिए बनाते हैं। FCC में जानते हैं कि कण जो है कोनों के अलावा अन्य फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं, 6 फलकों पर, 6 फलकों पर उपस्थित रहते हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा इस फलक पे, फिर इस फलक पे, फिर ऊपर वाले फलक पे, फिर इधर वाले फलक पे, फिर
उधर पीछे वाले के बीचों बीच बनाइए, इधर वाले के बीचों बीच बनाइए। चलिए, तो 6 फलकों के बीच में भी स्थित रहते हैं कण। यानी हम जानते हैं कि फलकों पर भी स्थित रहते हैं कण। तो ये कोने वाले और फलकों वाले की त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या और एका कोशिका के किनारों के बीच पहले संबंध निकालेंगे, तभी हम एका संकुलन क्षमता में उनको कटा के एक का मान 1 के बराबर रख के कटा के संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि एका कोशिका के कोर की लंबाई कितनी होती है, ए यहाँ से यहाँ तक ए होता है। हम लोग 3 गोले बना लेते हैं, 3 गोले यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। अच्छा रहेगा यहाँ पे भी बनाना। और चलिए मैं बीचों बीच बना देता हूँ। ये वाला एक गोला, एक ये वाला गोला, एक इधर वाला, तीनों इनको सटाना भी है। तो इस पे हम लोग फोकस करते हैं, इस वाले पे। पहले बीच वाले पे, ये जो फलक पे है इसको बना लेते हैं इस तरह। बड़ा थोड़ा बनेगा ये वाला गोला, ये वाला। फिर इसी से सटा ये होगा ये वाला पॉइंट, इसको सटाते हैं। फिर ये वाला भी पॉइंट इससे सटा होगा। तो ये हमने 3 गोले को बना लिया, यानी 2 कोने वाला ले लिया, एक बीच फलक वाला ले लिया हमने, ताकि हम ज्यामिति बना सकें। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसकी हो जाएगी r। फिर यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या बीचों बीच बना लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, फिर यहाँ तक है ये सीधा मिलाता है, ये सीधा मिला दीजिए यहाँ तक पूरा। तो अगर ध्यान से हम देखें तो इसका इस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त नहीं, इस गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r होगा। फिर इसका 2 त्रिज्याएं होंगी, यहाँ से यहाँ तक और इसका यहाँ तक। इतना समझ में आ रहा है? किनारे की लंबाई हमने a माना है, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी यही होगा। अगर ध्यान से देखें तो हमें एक त्रिभुज मिल रहा है। एक इस बिंदु पे a मान लीजिए, इस बिंदु को b मान लीजिए और इस बिंदु को c मान लीजिए। तो a b c एक त्रिभुज मिल रहा है। संकुलन क्षमता निकालने से पहले हम लोग गोले की त्रिज्या r और किनारों के बीच संबंध निकालेंगे, तभी जाके संकुलन क्षमता निकल पाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? चलिए, त्रिभुज को देखिए ध्यान से। पाइथागोरस पर में हम यहाँ पे लगाएंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं? ये जो कर्ण है AC वो लंब AB और आधार BC। पाइथागोरस पर में लागू करेंगे तो यहाँ पे यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इतना हम लोग जानते हैं। इसका अगर मान देखें तो इसमें कितने AC का मान देखें ध्यान से, तो AC कितना है? 1r 2r 3r 4r। AC में 4 त्रिज्याएं हैं, तो इसको 4r लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। AB को देखें तो AB का मान कितना है? a रखा गया है, किनारे की लंबाई, तो इसका a स्क्वायर कर दीजिए। BC को देखें ध्यान से, तो इसका भी a है, इसको भी a स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग स्क्वायर नहीं करते, रहने देते, स्क्वायर को इधर भेज देते। तो ये बचेगा 4r, स्क्वायर आ जाएगा इधर, रूट आ जाएगा, स्क्वायर भेजेंगे इधर, तो ये a स्क्वायर 1 और ये 1 2 a स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जो रूट है वो 2 का जो जोड़ा में रहता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो a तो जोड़े में है, क्योंकि a गुणे a 2 बार है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन रूट 2 का जोड़ा नहीं है, ये रूट में ही रह जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल गया r बराबर, हमें r बराबर मिल गया। यहाँ से हम r ले लेते, रूट 2/4 a। इसको पूरा हल करेंगे तो ये नीचे 2 गुणे 2 करेंगे, फिर 1 कटेगा 2 यहाँ पे, यानी यहाँ ध्यान से देखिए, हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। फिर इस 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, क्योंकि रूट जो रूट में जोड़ा होता है उसके बदले में 1 2 निकल जाता है, एक रूट से एक रूट कट जाएगा।
यानी बचेगा 1/2√2। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए, तो r बराबर हो जाएगा 1/2√2। ए को यहाँ से गुणा कर देते हैं ऊपर, तो इतना आ जाएगा r का मान। ये r का मान हुआ। हमें ए का भी मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 2√2, इधर भेज देंगे, गुणा में हो जाएगा 2√2r। तो ये मान ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि संकुलन क्षमता में हमको इसका जरूरत पड़ेगा। ये मान को भी याद रखें, क्योंकि इनका भी उपयोग हो सकता है परीक्षा में। अब पता चल गया, इसलिए संकुलन क्षमता निकालेंगे हम लोग। इस बात को यहाँ से मैं खींच देता हूँ, ये अलग से उतारिएगा, इधर अलग से उतारिएगा। संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं परमाणु की संख्या होनी चाहिए। एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर, चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। संकुलन क्षमता बराबर जेड का मान हो जाएगा एफसीसी में 4 होता है। एफसीसी में आप लोग जानते हैं जेड का मान यहाँ पे कुल परमाणु की संख्या गुणे एक परमाणु का आयतन और बट्टा में एक कोशिका का आयतन। तो कुल परमाणु की संख्या 4 होती है एफसीसी में। इसे निकालना आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके लिए जेड बराबर 4। एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r³ बट एक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा? इसकी भुजा a है, तो घन का आयतन a³ होता है। गुणे यहाँ पे 100 कर देते हैं। फिर आगे हम a का मान चेंज करेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों बराबर रहेगा, तभी जाके कटेगा, संकुलन क्षमता परसेंट में निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान हम रख लेंगे 2√2r। तो 4 × 4/3, चलिए गुणा कर लेते हैं, 16/3 पाई r³ बटे a का मान 2√2r का होल क्यों रखेंगे, यानी a के ऊपर 3 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी क्यों करेंगे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसे अगर हम लोग क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं 100। अब मैं देखिए इस बात को आप लोग, मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तब मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 16/3 पाई r³ बटे, अगर 3 बार 2 का गुणा करेंगे तो 3 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और √2 का भी 3 बार करेंगे। क्यों का मतलब वो 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर √2 गुणे √2 गुणे √2 हो रहा है। और r भी 3 बार, तो वो r³ हो जाएगा। इसके ऊपर 1 है, 3 से गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा। इनका तो 8 हो जाएगा मान, इनका कितना होगा, इसका बदले इन दोनों रूट के बदले में 1 2 आएगा, ये पीछे लग जाएगा √2। इसी मान को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 8 इसका हुआ, इसका 2√2 हुआ, तो 8 दूना के 16√2 हो जाएगा। 16√2 r³ गुणे 100। r³ से r³ गया, देखा जाए इसको तो 16 भी कट जाएगा, 16 से 16 चला जाएगा, यानी 1/3 बचा। इस √2 से इस पे गुणा होगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/3 में भाग लग रहा है √2 से, हाँ, तो ये गुणा में बदलेगा, 1/√2 हो जाएगा, यानी 2 के नीचे वाला 1 ऊपर चला जाता है, √2 नीचे आ जाता है। तो हो जाएगा हमारा, ऊपर बचेगा पाई, नीचे आएगा 3√2, इधर आ जाएगा 100। पाई का मान आप लोग 3.14 रखिएगा, इसका मान है 3 और √2 का मान होता है 1.414 गुणे 100। कुछ रूट्स याद करने पड़ेंगे आपको। इसको अगर आप भाग करते हैं तो आपका आएगा 0.74। ये कटा के देख भी सकते हैं, इसलिए तो एक बार में चला जाएगा, इसे भाग करने पर इतना आ जाएगा। फिर ये 100 उसी तरह रहने देते हैं।
इतना भी कभी कभी परीक्षा में 100 ना देकर इतना भी दे देता है 0.74, इसलिए ये भी याद रखेंगे। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये 74% हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 10 10 जो कट जाएंगे इसको, तो 74 केवल बचेगा, परसेंट हो जाएगा। तो खाली स्थान का कितना हो जाएगा, इसलिए खाली स्थान भी पूछ लेता है कि खाली स्थान कितने होंगे। 74% परमाणुओं द्वारा घेरे गए हैं। कितना खाली स्थान है एक कोष्टिका में, तो खाली स्थान का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 में से घटा देते हैं 74 को, आ जाएगा 26%। तो ये भी परीक्षा में पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है। और ये त्रिज्याओं को भी याद रखेंगे, इनका संबंध जो मैंने बताया। तो इस बात को आप नोट कीजिए। तो हम लोग अब लास्ट एक बीसीसी का देख लेते हैं। अब हम लोग बीसीसी का देख लेते हैं कि इसका संकुलन क्षमता कितना होता है। तो बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित एका कोष्टिका। इसमें कण कोनों के अलावा इसके केंद्र में, अंतः केंद्र में बीचों बीच रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ बीचों बीच। चलिए अब हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि इसके लिए z का मान कितना होता है, 2 होता है। जो 8 कोनों पर है उसका 1 भाग ही 8 भाग अंदर आता है, यानी 1 परमाणु बनेंगे अंदर। यानी 8 कोने पे हैं, 8 का 1/8 भाग ही अंदर आता है। तो कुल लेकर कितना परमाणु है, केवल 1 ही परमाणु है अंदर, एक बीच वाला, तो 2, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे, पहले हमें इसका ज्यामिति बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग परमाणु को ले लेते हैं, तब समझ में आएगा बात। तो मान लीजिए एक यहाँ पे बीच में है, इसको मैं बड़ा करके बना लेता हूँ इस तरह। तो एक बीच वाला परमाणु इस तरह बना लिया मैंने। फिर इस तरह इसको बना लेता हूँ, एक यहाँ पर स्थित है तो इसके लिए भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इस वाले को इस वाले से मिला देते हैं हम अंदर से। ये जो परमाणु है अंदर है, फलक पे अब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाइए, यहाँ से इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो ध्यान से देखा जाए तो अब ये जो बन रहा है भुजा, ये घन के अंदर बन रहा है। एक तरह से ये घन का विकर्ण है। तो अब हम कैसे करें, हमें यहाँ पे त्रिभुज नहीं मिल रहा है, ये तो केवल इधर से इधर जा रहा है। तो त्रिभुज पाने के लिए हमें एक नया रचना करना पड़ेगा। अब वो है, यहाँ से हमें इस तरह जाना पड़ेगा, ठीक, हमें त्रिभुज मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि घन के किनारे की लंबाई a होती है, यहाँ से यहाँ तक भी यही होगा, ठीक। और क्या जानते हैं, इस गोले की त्रिज्या r होती है, तो मैं r लिख देता हूँ यहाँ पे, r, यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, ये r। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप सीधा सीधी घन का विकर्ण का फॉर्मूला जानते हैं तो होता है √3a। अगर a लिए हैं तब, यानी √3 गुणा भुजा होता है, आप डायरेक्ट जानते हैं। तो इसको डायरेक्ट भी रख के हम हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4r को √3a के बराबर कर सकते हैं। फिर भी मैं बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। तो घन का विकर्ण आखिर कैसे √3a होता है, कैसे होता है, इसको साबित करने के लिए हमें ये रचना करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ इसको मान लेता हूँ a, ये b, ये c, इसको मान लेते हैं इस बिंदु को d। इन दोनों भुजाओं से हम इस त्रिभुज का विकर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण, विकर्ण नहीं कर्ण, BDC का कर्ण ज्ञात करेंगे। तो निश्चित है, पहले हमने निकाला था, कितना आया था, 2√2 आया था a। कैसे आएगा इसको भी समझ लेते हैं। हम लोग ले लेंगे त्रिभुज BDC में, इसका कर्ण क्या है, BC, लिख दिया, BC का स्क्वायर होता है। और अब ये लंब है, कोई आधार मान लीजिए, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। BC का मान कुछ नहीं पता, रहने देंगे। BD का मान पता है a स्क्वायर, BC का भी मान पता है a स्क्वायर, ये BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इधर जोड़ेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, √2a। मैंने पहले बोला था √2a आएगा, ठीक है, 2√2 में आएगा, 2√2a आएगा। फिर अब ये वाला तो हमें मिल गया, लेकिन अब तो इस कर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तब जाके इन त्रिज्याओं का संबंध हम निकाल पाएंगे। AC के लिए क्या करेंगे, अब जाएंगे त्रिभुज ABC में, ABC में चले गए। इसमें क्या देख रहे हैं, ये लंब है और ये वाला आधार है और ये कर्ण है। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट मैं अंडर रूट ले लेता हूँ। क्या AC का AB का मान कितना है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, कर्ण का मान निकालने के लिए। अब हम लोग जानते हैं AC का मान कितना है, तो A से लगा C तक 4R है, इसमें 4R लिख दीजिए यहाँ पे। अंडर रूट AB को देखा जाए तो AB कितना है, वही A का स्क्वायर, प्लस BC को देखा जाए तो BC का मान कितना है, √2a है, √2a का स्क्वायर करेंगे। आगे हल कीजिए क्या होगा, 4R रहने दीजिए उसी तरह, या यहाँ पे आप कर सकते हैं। फिर A का स्क्वायर रहने देते हैं उसी तरह, √2 का स्क्वायर होगा 2 आएगा, A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर आएगा। √2 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, मतलब √2 दो बार लिख रहे हैं, यानी इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं और दोनों जोड़ा के बदले में एक बार आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए इनको जोड़िए, एक ये है, दो ये है, 2 1 3 हो जा रहे हैं, तो 4R बराबर हो जाएगा √3a स्क्वायर। हम लोग जानते हैं जो रूट में जोड़ा में रहता है वही बाहर निकल पाता है, जो नहीं रहता वो रह जाता है रूट में ही। यहाँ पे 4R बराबर क्या होगा, √3 अंदर ही रह जाएगा और ये A जोड़ा में है तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ से R बराबर मिल जाएगा हमें √3/4a, ये R का मान हो गया, लेकिन हमें तो A का चाहिए, तो A बराबर हो जाएगा, इधर भेज देंगे 4/√3R, ऊपर R कर दीजिए। तो ये अभी हमने केवल संबंध निकाला इन गोले की त्रिज्या और इनके किनारों के बीच। अब संकुलन क्षमता निकालेंगे, तो बोर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, तब हम लोग संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो अब देखिए संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, परमाणु की संख्या लिखना पड़ेगा, कितने परमाणु है इसमें, 2। फिर एक परमाणु का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। फिर घन का आयतन कितना होता है, 1, फिर गुणे कर देंगे 100। फिर क्या करना है, गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8/3 है, फिर है πr3। A का मान हम जानते हैं, A का R के बीच संबंध क्या है, 4R/√3। अब ये ऊपर 3 है तो इसका भी 3 हो जाएगा, गुणे 100। फिर क्या करेंगे, कीजिए इसका स्क्वायर, क्यों कीजिए, ये 8/3 πr3 बटे ये 4 3 बार होगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, बटे √3 का 3 बार होगा तो 2√3 एक बाहर आ जाएगा, एक रूट में ही रह जाएगा, और R जो है इसके साथ वो भी 3 बार हो जाएगा, गुणे 100। ये R क्यू चला गया। अगर इनको भी कटाएं, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। 8/3 है और उसे भाग लग रहा है 64/3 √3 से, तो ये ऊपर चला जाता है 8/3 गुणे 3 √3/64 हो जाता है। 8 से 3 बार में चला जाएगा, इसको 3 से 3 कटा दीजिए, ऊपर √3 बचेगा, नीचे 8 × 64 हो जाएगा, 8 × 64, 8 बार में जाएगा ये, ठीक है। फिर ये 3 से 3 ये चला जाएगा एक बार में, फिर बचा क्या, ऊपर √3 बचा, नीचे 8 बचा। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इस बात को आप समझ गए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऊपर कितना बचेगा, √3 नीचे 8 बचेगा, गुणे 100, ठीक है। 8 × 8 = 64 हो गया,
ये √3 से 3 गया, ऊपर 3 आ गया। देखिए इसको हल करेंगे आप, पाई का मान हमने लेना छोड़ दिया, पाई भी ले लीजिए साथ साथ, पाई। अब देखिए आगे √3 का मान लगभग 1.732 होता है, गुणे पाई का मान 3.14 ले लेंगे, 8 गुणे 100। इसको हल करने पर आता है 0.68 और गुणे 100 भी रहने देते हैं। कभी कभी मैंने अभी पहले भी बताया कि 100 छोड़ के इतना ही दे देता है ऑप्शन में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो 68% हो जाएगा, यानी BCC में परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान 68% होता है। अब खाली स्थान निकालना है तो निकाल लीजिए, खाली स्थान का प्रतिशत कितना होगा, 100 माइनस कर देंगे 68 बराबर हो जाएगा कितना, 32। हाँ 32% खाली स्थान रहते हैं। तो ये हो गया, इस बात को नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।